मित्रों, मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, आज का दिन यूजीसी रेवोल्यूशन के मामले में बहुत ही निर्णायक दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज न सिर्फ इस मामले पर सुनवाई होगी, बल्कि सरकार इस मामले पर अपना पक्ष भी रखेगी। यानी कि इसमें सरकार की तरफ से भी जो वकील होते हैं, सॉलिसिटर जनरल, वो मौजूद रहेंगे। और जब याचिकाकर्ता ये पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों किया गया, इस तरह का कानून क्यों लाया गया, इसके बाद फिर जो अदालत होगी वो सरकार से सवाल करेगी कि आखिर आपको ये सब करने की जरूरत क्या थी। उस समय आखिर मोदी सरकार के वकील यानी सॉलिसिटर जनरल वहां पर क्या बोलते हैं, इससे ये बात स्पष्ट होगी कि आखिर ये जो फैसला है ये मोदी के मर्जी से हुआ है या फिर ये फैसला मोदी को पता नहीं था और ब्यूरोक्रेसी के द्वारा कर दिया गया। कैसे हुआ है ये वहां से पता चलेगा। मोदी की सरकार बुरी तरह फंस गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर वो ये कहते हैं कि ये हमारा फैसला तो है, लेकिन हम इसको अवलोकन करेंगे, इसको देखेंगे और हो सकता है इसमें कोई चूक रह गई हो सकता है कि ये ब्यूरोक्रेसी की गड़बड़ हो, तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर फटकार लगा सकती है कि आप ये बताइए कि आप इतने बड़े देश को चला रहे हैं, इतनी बड़ी आप सरकार चला रहे हैं और इसके बाद आप इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं कि ये तो गलती से हो गया, जो भी है। लेकिन अगर वो इसके पक्ष में खड़ी हो जाती है, कहती है कि नहीं नहीं हम इसके पक्ष में और ये हमने जो है सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए लाए हैं, तो ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाएगा कि मोदी सरकार जो है अब पूरी तरह से एक मंडल की राजनीति कर रही है। यानी मंडल, पहले हम देखते थे बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े पत्रकार कहते थे कि साहब मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति हो रही है। आज बीजेपी के एक सेल्फ गोल ने देश को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां पर मंडल वर्सेस मंडल की बात हो रही है और इसमें जीतेगा तो मंडल ही, यानी इसमें जाति ही जीतेगी, इसमें हिंदू धर्म तो नहीं जीतेगा, हिंदू धर्म तो हारेगा। तो ऐसे मौके पर जो रामधारी सिंह दिनकर जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता है कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास, तो आज हम देख रहे हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने की सरकार से पर्दे के पीछे सेटिंग कर ली है और वो अब तटस्थ होने का दिखावा कर रहे हैं कि हम तो तटस्थ हैं, हमारा कोई पक्ष नहीं है। वो अर्णव गोस्वामी, मैं आगे आऊंगा इस पर कि जो याचिका दायर हुई है उस याचिका में क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई है, इसकी हम चर्चा करेंगे आगे, महत्वपूर्ण विषय याचिका। लेकिन अर्णव गोस्वामी और भी बहुत सारे एंकर हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी जिनकी तनख्वाहें हैं। तो देखिए कि जरा हमारे जो कुछ बड़े महान एंकर्स हैं जो वो आखिर इस मौके पर जब उनको देश के साथ खड़े होना चाहिए था, तो आज वो देश के साथ खड़े नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी आत्मा, अपना ज़मीर जो है वो सरकार की तिजोरी में कहीं पर गिरवी रख दिया। मित्रों, मैं सबसे पहले आज बात कर रहा हूं अर्णव गोस्वामी की। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने हमारे इस YouTube चैनल पर लगातार इस चीज़ को देखा होगा कि हमने आपको बताया कि किस तरह से मीडिया को हैंडल किया जा रहा है, किस तरह से मीडिया को एक मुद्दे को उठाने से लगातार रोका जा रहा है। पिछले लगभग 24 घंटे से, आज सुबह भी हो गई, किसी भी न्यूज़ चैनल पर यूजीसी को लेकर के कोई भी समाचार नहीं है, कोई भी डिबेट नहीं है। सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर अमन चोपड़ा की एक डिबेट है जो कि हमें नजर आ रही है 1 घंटे की, बाकी और कहीं इस मुद्दे को उठाया नहीं जा रहा है। पूरी तरह से बिल्कुल मुद्दे को दबा दिया गया है। लेकिन इसके पहले तो फिर भी कुछ चैनल्स ने जब दबाव पड़ा उनके ऊपर, तो जब जनता का दबाव पड़ा, भीड़ बढ़ी, प्रदर्शन हुए, तो लोगों ने उठाया। लेकिन अब हमने एक और रिसर्च की और वो ये देखा कि जो रिपब्लिक टीवी हिंदी है, रिपब्लिक टीवी हिंदी ने तो पिछले 72 घंटे में यूजीसी पर एक भी खबर दिखाई ही नहीं है। अभी रिपब्लिक टीवी हिंदी किसका चैनल है? ये अर्णव गोस्वामी का चैनल है। अर्णव गोस्वामी जो कि हर दिन रात में 9 बजे आते हैं और अपना शो करते हैं कि नेशन वांट्स टू नो, यानी देश को ये जानने का अधिकार है। लेकिन देश को ये जानने का अधिकार उनके हिसाब से अब नहीं है कि आखिर यूजीसी के मामले में सामान्य वर्ग के साथ में ये जाति क्यों की जा रही है। अब जो है वो नेशन वांट्स टू नो उनका, वो कहीं पे तेल लेने चला गया है और कहीं पे भाड़ में चला गया है और उनको अब इसकी फिक्र नहीं है कि आखिर वो देश के मुद्दे उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। जबकि आप याद कीजिए
5 जनवरी के पहले उन्होंने लगातार एक के बाद एक 3-4 ऐसे मुद्दे उठाए, चाहे वो दिल्ली के अंदर कोहरे का मुद्दा रहा हो, चाहे वो अरावली पहाड़ियों का मुद्दा रहा हो, चाहे वो धुरंधर फिल्म पर उन्होंने जो बकवास की चाहे वो मुद्दा रहा हो। इस सारे चीजों को अगर आप देखें तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि वो अचानक से सरकार के खिलाफ एक विद्रोह का बिगुल बजा रहे थे। उस वक्त भी हमने वीडियो बना के बताया था कि क्या उनकी विवशताएं हैं, क्या उनकी मजबूरियां हैं, क्यों ऐसा वो कर रहे हैं। आज हम ये देख रहे हैं, उसके बाद हमने देखा कि 7 जनवरी को देवेंद्र फडणवीस के साथ जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनका एक इंटरव्यू हुआ, और उस इंटरव्यू में उन्होंने एक तरह से जो बातचीत जो की वो तो की, लेकिन उस इंटरव्यू के बाद अचानक से उनका जो रुख था वो बदल गया। अचानक से उसके बाद उनका रुख बदला, और इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से फिर से वो बिल्कुल खामोश हो गए और उन्होंने अपनी लाइन को, लेंथ को फिर से बदल दिया। तो अगर आप देखें तो इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि पर्दे के पीछे जो खेल होते हैं वो खेल पर्दे के सामने नजर तो नहीं आते हैं, लेकिन पर्दे के सामने जो होता है ना वो दिख जाता है कि आखिर पर्दे के पीछे खेल असल में हो क्या रहा है। तो आज ये कहना होगा कि वही बात कि भाई ये वो समय नहीं है कि आप इस पर चुप रहें, आपको इस पर बोलना चाहिए, आपको इस पर अपनी बात रखनी चाहिए, और वो भी जब इतने बड़े हिंदू समाज का विषय है जिसके कि आप इतने बड़े पुरोधा बनते हैं, तो आपको अपनी बात जरूर कहनी चाहिए। खैर, मैं यहाँ पे लौटता हूँ सुप्रीम कोर्ट के विषय पर। सुप्रीम कोर्ट का जो विषय है, आप देखिए कि जो विष्णु शंकर जैन जी हैं उन्होंने याचिका जो दायर की है, उस याचिका में उन्होंने बहुत सारी ऐसी प्रमुख तौर पर नई बातें कही हैं जो इससे पहले उन्होंने नहीं कही थी। तो उन्होंने अपनी याचिका में जो पॉइंट्स उठाए हैं, मैं चाहता हूं कि उन पॉइंट्स में कुछ नए पॉइंट्स भी हैं, उन पॉइंट्स को आप जानें ताकि आप जागरूक हो सकें और समझ सकें कि आखिर इस पूरे जो नोटिफिकेशन में कहां कहां पर कमी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर इसमें उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। 4-5 इन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं, मैं सबको पढ़ना चाहता हूं। लिखा है कि नोटिफिकेशन में धारा सी की परिभाषा को चुनौती। याचिका का सबसे मुख्य आधार है कि यूजीसी के नियमों की धारा 3C असंवैधानिक है। याचिका में लिखा है, क्या लिखा है, धारा 3C में जातिगत भेदभाव की परिभाषा दी गई है। इसमें लिखा है कि भेदभाव का मतलब सिर्फ SC, ST और OBC समुदाय के सदस्यों के साथ होने वाला भेदभाव है। अब कानूनी तर्क क्या है? विष्णु शंकर जैन ने लिखा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का सीधा उल्लंघन है। कानून कभी भी पीड़ित की पहचान के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। यदि भेदभाव एक अपराध है तो वो सामान्य वर्ग के छात्र के साथ भी हो सकता है। आप एक वर्ग को सुरक्षा देकर दूसरे वर्ग को जानबूझकर कानूनन रूप से असुरक्षित नहीं कर सकते। इस कानून की परिभाषा में क्लास लेजिस्लेशन कहा गया है जो वर्जित है। तो ये इन्होंने एक बहुत ही अहम पॉइंट अपने बताया। दूसरा उन्होंने अहम पॉइंट क्या बताया साहब? धारा 8 और पुलिसिया अधिकार। लिखा है कि याचिका में नियमों की धारा 8 और उसके उपखंडों को चुनौती दी गई है। याचिका में क्या लिखा है? नियमों के अनुसार यूनिवर्सिटी की कमेटी को यह अधिकार दिया गया है कि वह शिकायत मिलने पर पुलिस को कार्रवाई करने के लिए निर्देश देगा, फॉरवर्ड करेगी। ठीक है। अब कानूनी तर्क क्या है? याचिका में कहा गया है कि देश में पहले से ही SC/ST एक्ट 1979 मौजूद है। 89 यह संसद द्वारा पारित कानून है। यूजीसी के नियम जो केवल एक रेगुलेशन है, संसद के कानून के ऊपर नहीं हो सकते। ये एक समानांतर व्यवस्था खड़ी कर रहा है। याचिका में तर्क है कि पुलिस की जांच प्रक्रिया में किसी कॉलेज कमेटी का हस्तक्षेप गैर कानूनी है। यानी ये इन्होंने क्या कहा कि साहब यूजीसी जो है उसको ये अधिकार ही नहीं है कि वो इस तरह का नोटिफिकेशन लागू करे जो कि SC/ST एक्ट जो कि संसद द्वारा पारित है उसके भी प्रावधानों की अवहेलना कर दे। यानी कि जहां पर कि SC/ST सिर्फ है वहां पे SC/ST OBC कैसे जोड़ दिया गया, ये यहां पे एक मुख्य मुद्दा बताया गया है। दूसरा यहां पे तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या रखा है कि OBC की परिभाषा में कानूनी पेच। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नया पॉइंट है। क्या है? याचिका में OBC को शामिल करने पर तकनीकी सवाल उठाया गया है। याचिका में क्या लिखा है? याचिका में लिखा है कि नियमों में OBC के साथ भेदभाव को शामिल किया गया है। कानूनी तर्क क्या है? याचिका में लिखा है कि भारत में OBC की कोई समान केंद्रीय सूची उस तरह लागू नहीं होती जैसे SC/ST की होती है। एक जाति राज्य A में OBC हो सकती है लेकिन राज्य B में जनरल हो सकती है। जैसे जाट जो केंद्रीय सूची है OBC की उसमें नहीं आते हैं, पर कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कि उनको OBC का दर्जा मिल गया है।
तो यहां पे इस तरह से बताया गया है कि आखिर आप कैसे तय करेंगे साहब। मान लीजिए कोई जाट है, अब वो किसी राज्य में ओबीसी है लेकिन दिल्ली गया तो वहां पे वो ओबीसी नहीं है, तो फिर कैसे आप इसका धारणा करेंगे। जैसे उदाहरण क्या दिया है, बंगाल में कई मुस्लिम जातियां ओबीसी हैं, लगभग सब है। यूपी में कुछ और है। यदि बंगाल का छात्र यूपी में पढ़ता है, यदि बंगाल का छात्र यूपी में पढ़ता है तो उसका स्टेटस क्या होगा। याचिका में कहा गया है कि यह अस्पष्टता कानून के दुरुपयोग का कारण बनेगा। ठीक है, यह महत्वपूर्ण बात जो बहुत टेक्निकल पॉइंट उठाया गया है। चौथी बात क्या है कि निर्दोष साबित होने तक दोषी। लिखा है कि याचिका में तर्क, कानून का बुनियादी सिद्धांत है इनोसेंट विल प्रूवन गिल्टी, यानी दोषी साबित होने तक निर्दोष। लेकिन यूजीसी का नियम, ये शिकायत, यूजीसी के नियम शिकायत होते ही आरोपी चाहे वो प्रोफेसर हो गया छात्र को अपराधी मानकर प्रक्रिया शुरू करते हैं। प्राकृतिक न्याय क्या है कि याचिका में लिखा है कि झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। एक तरफा कानून जो ब्लैकमेलिंग और पीड़न का शिकार बन सकता है। यानी स्पष्ट तौर पर अगर देखा जाए तो संविधान के पूरी तरह से खिलाफ है। तो ये सब तो आप समझ लीजिए, देश के अंदर बीजेपी ने मंडल वर्सेस मंडल कर दिया। यानी एक तरफ जो है जाति की बात अब बीजेपी भी कर रही है, जात की बात अब दूसरी पार्टियां भी करती हैं। तो सवर्ण तो अनाथ हो गया। अगर देखा जाए तो राजनीतिक रूप से जो सामान्य वर्ग है वो अब जो है वो अनाथ हो गया। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि ये सब होने के बावजूद भी हमारे देश के अंदर दो तरह के अभी भी ऐसे लोग हैं। एक तो वो जो कि हम ये देख रहे हैं कि इसमें इतनी सारी कमियां हैं, और जाहिर सी बात है, मान लो किसी छात्र की परीक्षा होने वाली है, मान लो परसों परीक्षा है, 2 दिन पहले लगा दिया आरोप, तो उसका क्या होगा परीक्षा का, उसका तो करियर खराब हो जाएगा। मतलब ये इतना ज्यादा बेकार सा एक नोटिफिकेशन है जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हमारे देश के कुछ बड़े मूर्धन्य विद्वान हैं, वो मूर्धन्य विद्वान जो है इस परिभाषा को या इस पूरे नोटिफिकेशन को डिफेंड कर रहे हैं। और ये कर रहे हैं इसमें क्या गलत लिखा है, इसमें क्या गलत लिखा है, इसमें कहां ये लिखा है, इसमें कहां ये लिखा है। मतलब आप जो है पूरी तरह से यूनिवर्सिटी को एक WWF के मैदान, रिंग की तरह से बदलने जा रहे हैं, जहां पे पढ़ाई नहीं लड़ाई होगी, ठीक है, जाति के आधार पर लड़ाई होगी। और ऐसी जगह पर, ऐसी स्थितियों में आप डिफेंड कर रहे, आप डिफेंड कर रहे सरकार के इस नोटिफिकेशन को। और दूसरे लोग ये हैं कि जो वामपंथी पहले से हैं, उन लोगों को बड़ा इसमें आनंद आ रहा है। उन लोगों को इसमें यह लग रहा है कि साहब, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊंगा, अभी आप देखिएगा, अभी कुछ दिनों के बाद जब मामला ठंडा हो जाएगा ना, तो बहुत से लोग बोलेंगे कि मोदी जी का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि मोदी जी का इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक था कि मोदी जी ने सारे ओबीसी सबका वोट खींच लिया, और बाकी जो पार्टी है उनकी सबकी जो है पूरा बोरिया बिस्तर बांध दिया। इतना बड़ा मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। अभी आपको ऐसा कुछ लोग बताएंगे आगे। हालांकि ये नोटिफिकेशन अगर इस पर नजर ना पड़ी होती लोगों की तो ये मुद्दा भी न बनता और लागू हो जाता। तो मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताने वाले लोगों में बहुत से लोग हैं, हम इस बात को जानते समझते हैं। वो कहते हैं साहब कि सोफिया कुरैशी को आगे करना, कर्नल, ये भी मास्टर स्ट्रोक है। उनको जो मतलब जो तुष्टीकरण है, उनको अचानक से सम्मान देना, ये भी तुष्टीकरण है, पर हो सकता है कि लोगों को लगता हो कि साहब मास्टर स्ट्रोक है। तो ये जो मास्टर स्ट्रोक वाले हैं ना, अब इनको क्या ना कि ब्रेन स्ट्रोक लग चुका है, ये पागल हो चुके हैं दिमागी रूप से। तो खैर आगे देखते हैं क्या होता है। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला, फैसला क्या मतलब उनका ऑब्जर्वेशन आएगा, और उसके ऑब्जर्वेशन पर हम आपसे इसके बाद आपसे बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।